बच्चों, पिछली तासिका के समय हमने कक्षा 8वीं में हिंदी विषय को लेकर पन्ना नंबर 128 पर जैसे 126 पर पाठ दिया गया है, कहानी है पुरस्कार, इस कहानी के कुछ हिस्से का अध्ययन किया। अब हम चलते हैं जैसे पन्ना नंबर 128 पर। जैसे हमने देखा कि आकाश में काले काले बादल घुमड़ रहे थे और इसी बीच कौशल का उत्सव प्रसिद्ध मनाया जा रहा था। राजा स्वयं मधुलिका के खेत में धान बो रहे थे और यह उत्सव दूर से अरुण देखता है, लेकिन धान बोने के बाद उस जमीन का 5 गुना दान उसे दिया जाता है, लेकिन वो लेने से ये स्वीकार करते हैं। तब वृद्ध मंत्री कहते हैं, यह देव मेरे पितामह की भूमि में बेचना नहीं चाहती और यह वीर सिंहमित्र वाराणसी के युद्ध के वीर सिंहमित्र की एकमात्र कन्या है मधुलिका। इस तरह से आगे पाठ शुरू होता है। मधुलिका बीते क्षणों को याद कर रही थी। अत्यधिक गरीबी ने उसे अधीर कर दिया था और बाहर भी वर्षा ने भीषण रूप धारण किया था। भीषण यानी भयानक। गड़गड़ाहट बनने लगी। मधुलिका अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में कौंध उठी। सहसा बाहर से कुछ शब्द हुआ, कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। बाहर से आवाज आई। मधुलिका ने डंडियों से बना द्वार खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े पर सवार है। वह चिल्ला उठी, राजकुमार! मधुलिका ने आश्चर्य से युवक ने कहा, तुम्हारी यह दशा? मधुलिका बोल उठी, और आज आपकी यह हालत? बस आगे, मैं मगध का विद्रोही निकाला गया राजकुमार कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। स्वागत है। शीतकाल की कोहरे से घिरी चांदनी में बैठे अरुण और मधुलिका परस्पर बात कर रहे थे। इतनी गरीबी में इतने सैनिक साथ रखने की क्या आवश्यकता है? आगे, मैं अपने बाहुबल से नया राज्य बनाऊंगा। ओह, तो तुम्हारा उत्साह कम नहीं हुआ? तुम्हारी इच्छा हो तो मैं प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हें कौशल के सिंहासन पर अपनी रानी के रूप में बिठा दूं। मधुलिका कांप उठी। क्या यह सत्य है मधुलिका? कौशल नरेश तुम्हारे लिए चिंतित है। वे तुम्हारी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिक लेकर दस्युनाश के लिए बहुत दूर गए हैं। जो कहोगे वही करूंगी, मधुलिका ने कहा। अगले दिन कौशल नरेश के दरबार में आकर मधुलिका बोली, देव 3 बरस हुए मेरी भूमि ली गई थी। ओह, तो उसका मूल्य मांगने आई हो? नहीं, दक्षिणी नाले के समीप उतनी ही जंगली भूमि दे दे, मैं अपनी खेती वही करूंगी। वह भूमि वो उबड़ खाबड़ है, पर दुर्ग के समीप होने से सैनिकी महत्व रखती है। तो मैं लौट जाऊं? सिंहमित्र की कन्या, तुम निराश नहीं लौटोगे। मैं मंत्री को पत्र देने का आदेश देता हूँ। जय हो देव, कहती है और आगे बढ़ती है। मधुलिका राजमंदिर से बाहर आई और आगे दुर्ग के दक्षिणी नाले पर झाड़ियां काटकर मधुलिका का खेत बन रहा था। अरुण के आदमी वहां स्वतंत्र घूमते थे। एक दिन अरुण ने कहा, आज रात की तीसरे पहर मेरी विजय यात्रा होगी। मैं कौशल नरेश का राजा बनूंगा। आज रात झोपड़ी में बिताओ, कल से तो राज मंदिर में तुम्हारा निवास होगा। मधुलिका उठ खड़ी हुई, झोपड़ी की ओर बढ़ती हुई सोचने लगी। मगध कौशल का शत्रु है। शत्रु की विजय? नरेश ने क्या कहा था? यह वीर सिंह मित्र की कन्या है। नहीं नहीं, वह पुकार उठी और रात का पहला पहर बीत चुका था। वह राह पर खड़ी थी। लगभग 100 अश्वारोही चले आ रहे थे। आगे आगे सेनापति थे। वे बोले, कौन है तू? मैं अपराधी हूं, मुझे पकड़ लो। क्या है? साफ बता। आज रात श्रावस्ती दुर्ग पर दक्षिणी नाले के पास से आक्रमण होगा। किला शत्रु के हाथ होगा।
क्या कह रही है तू? सेनापति ने चौंक कर कहा। मैं सत्य कह रही हूँ। सेनापति चौंक गए। सेनापति ने 80 सैनिकों को दक्षिणी नाली की ओर बढ़ने की आज्ञा दी और मधुलिका को साथ लेकर स्वयं दुर्ग की ओर बढ़ गए। अश्वरोहियों को आते देखकर प्रहरी चौंक गए। उन्होंने सेनापति को पहचाना। श्रावस्ती दुर्ग का द्वार खोला। सेनापति ने पूछा, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो, 200। बिना आवाज किए उन्हें दुर्ग के दक्षिणी ओर ले चलो। सेनापति ने मधुलिका को पीछे आने का संकेत किया और राज मंदिर की ओर बढ़े। महाराज के पास जाकर बोले, क्षमा हो देव, इसी स्त्री के कारण मुझे इस समय यहाँ आना पड़ा। महाराज ने कहा, सिंहमित्र की कन्या, तुम्हें तो दक्षिणी नाले के समीप भूमि दे दी गई थी। देव, किसी गुप्त शत्रु ने आज रात दुर्ग पर अधिकार करने का प्रबंध किया है। प्रबंध यानी इंतजाम करना। इस स्त्री ने यह संदेश दिया है। महाराज ने पूछा, मधुलिका, क्या यह सत्य है? हाँ महाराज, तुमने यह सूचना देकर पुरस्कार का काम किया है। महाराज ने कहा। राजकुमार अरुण अपने साथियों के साथ पकड़ा गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता रोष से चिल्लाई, प्राणदंड, प्राणदंड। राजा ने सहमति दी। मधुलिका बुलाई गई। तुम्हें जो पुरस्कार लेना हो मांग लो। वह चुप रही। राजा ने कहा, मेरी अपनी जितनी खेती है मैं सब तुम्हें देता हूँ। मधुलिका ने बंदी अरुण की ओर देखा और कहा, मुझे कुछ न चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें पुरस्कार अवश्य दूंगा, मांग लो। तो मधुलिका ने कहा, तो मुझे भी प्राणदंड मिले। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। इस तरह से ये पुरस्कार कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। यहाँ पर मधुलिका अपने राष्ट्र के साथ गद्दारी नहीं करती और अरुण को भी बचाना चाहती है। और अरुण का हमला करने का जो साजिश थी वो मधुलिका राजा के सेनापति को बताती है और इससे खुश होकर राजा उसे पुरस्कार में जो मांगना सो मांग, ऐसा कहते हैं। तो वो मांगती है, तो मुझे भी प्राणदंड मिले। और बंदी अरुण के पास जाकर खड़े होते हैं और वहाँ पे पर्दा गिरता है। इस तरह से जयशंकर प्रसाद जी ने यह कहानी लिखते समय कि सही में पुरस्कार मधुलिका के क्यों देना चाहते थे राजा, यही यहाँ पर बताया जाता है कि पुरस्कार को छोड़कर वो प्राणदंड दिए हुए अरुण को बचाना चाहती है। इस तरह से आज हमने पुरस्कार रूपी कहानी का अध्ययन किया। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।